आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो संबंधित है सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक से। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है सामाजिक परिवर्तन के कारक को लेकर। इससे पहले 2 वीडियो में सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक और सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक बता दिए गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि भाई आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल चेंज। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बीए समस्त पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो आपको एक ही मंच पर प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। तो यहाँ देखें तो प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के कारण आर्थिक कारकों में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब प्रौद्योगिकी को हमने देखा कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन ने समाज को परिवर्तित किया है। तो यहाँ देखें कि प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव ने आर्थिक कारकों को प्रभावित किया है बड़ी तीव्र गति से, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। यदि हम आदिम समाज से लेकर वर्तमान सभ्य समाज तक के इतिहास का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग में आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम आदिम समाज का अध्ययन करें और आदिम समाज से लेकर वर्तमान समाज तक की प्रक्रिया या विकास की प्रक्रिया को देखें या इतिहास को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन ने क्या किया है कि हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाया है। आगे देखें, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की व्यवस्थित व्याख्या सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब यहाँ देखें कि सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की क्या भूमिका है, उसकी व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया सबसे पहले, तो वो किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं जो समस्त सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी विचारक माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के पीछे सिर्फ एक ही कारक को जिम्मेदार मानते हैं, और वो कारक कौन सा है, तो वो है आर्थिक कारक। और इसीलिए संभवतः कार्ल मार्क्स को जो है आर्थिक निर्धारणवादी विचारक माना जाता है। आइए आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ आर्थिक कारकों का तात्पर्य उन प्रमुख संस्थाओं, शक्तियों तथा व्यवस्थाओं से है जिसमें किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। अब यहाँ देखें कि आर्थिक कारक है क्या आखिर, क्योंकि आर्थिक कारकों की हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि आर्थिक कारक हैं क्या आखिर। तो यहाँ आर्थिक कारक से तात्पर्य ये कहा जा रहा है कि वह प्रमुख संस्थाएँ, शक्तियाँ अथवा व्यवस्थाएँ हैं जिनसे कि समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। तो आर्थिक संरचना का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं, जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं को हम आर्थिक कारक के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक नीति, लोगों के जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक समस्याओं को प्रमुख आर्थिक कारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो प्रमुख आर्थिक कारक के रूप में किसको स्वीकार किया जा रहा है, तो भाई जो उत्पादन है, जो विनिमय हम करते हैं, जो वितरण हम करते हैं, आर्थिक नीतियाँ जो निर्धारित करते हैं, लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है, प्रति व्यक्ति आय क्या है और कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं प्रमुख हैं, ये सब आर्थिक कारकों के रूप में आती हैं जो सामाजिक परिवर्तन को अग्रसर करती हैं या समाज पर प्रभाव या सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं। उक्त कारकों में होने वाले किसी भी प्रकार का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। अब इन कारकों में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होगा, उपभोग में परिवर्तन होगा तब भी समाज में परिवर्तन होगा, उत्पादन में परिवर्तन होगा तब भी समाज में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से प्रत्येक कारकों का प्रभाव जो है वो सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित आर्थिक कारकों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। अब देख लें बारी बारी से कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों को हम देखते चलते हैं। तो यहाँ देखें कुल 7 कारक आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला उपभोग की प्रकृति, नेचर ऑफ कंजप्शन। अगला देखें उत्पादन की प्रणालियाँ या स्वरूप, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा देखें वितरण की व्यवस्था, एक्सचेंज सिस्टम। चौथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक कंपटीशन।
पांचवा औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन, छठवां श्रम विभाजन डिवीज़न ऑफ लेबर, सातवां आर्थिक नीतियाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ये कुछ आर्थिक कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए बारी बारी से हम इनको देखते हैं क्या है ये। तो उपभोग की प्रकृति, नेचर ऑफ कंजप्शंस। तो यहाँ पे आप देखें मानव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का जो प्रत्यक्ष प्रयोग करता है उपभोग कहलाता है। आर्थिक कारकों में होने वाले परिवर्तन उपभोग की प्रकृति में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई उपभोग होता क्या है। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करता है उसी को हम उपभोग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखें कि आर्थिक कारकों में होने वाला परिवर्तन, जो आर्थिक कारकों में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन उपभोग की प्रकृति में भी परिवर्तन ला देता है। जैसे आर्थिक कारक के रूप में आय में होने वाला परिवर्तन उपभोग की मात्रा में भी परिवर्तन ला देता है। अब आय में अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, अर्निंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है तो उपभोग के मात्रा या उपभोग के स्तर में भी परिवर्तन आएगा, ये निश्चित है। अर्थात जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग बढ़ जाता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। अब जैसे ही आय बढ़ती है व्यक्ति का उपभोग बढ़ जाता है, जिससे उनका जीवन स्तर क्या होता है, सुधरने लगता है। और आय जब कम होती है तो उपभोग की क्षमता घट जाती है, और जब आय कम होती है तो उपभोग की क्षमता जो होती है वो घट जाती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर या लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। तो लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाता है, बहुत ही सामान्य हो जाता है। इस प्रकार उपभोग की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से समाज में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो भी उपभोग की प्रकृति है अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन की वजह से समाज में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला देखें उत्पादन की प्रणालियाँ या स्वरूप, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें देखिए उत्पादन की प्रणालियाँ ऐसी प्रणालियाँ होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जिन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है उसको हम उत्पादन प्रणालियों के रूप में जानते हैं। इन उत्पादन प्रणालियों में होने वाले परिवर्तन में आर्थिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभी जो उत्पादन प्रणालियाँ जो बदलती हैं उसमें आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह स्पष्ट किया है कि उत्पादन की प्रणालियों में होने वाले परिवर्तन उत्पादन की शक्तियों को बदल देता है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो उत्पादन की प्रणालियाँ हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उत्पादन की शक्तियों में भी परिवर्तन हो जाता है। वहीं उत्पादन की शक्तियों में होने वाला परिवर्तन उत्पादन संबंधों को बदल देता है, और जब उत्पादन की शक्तियाँ बदलती हैं तो उत्पादन संबंध बदल जाते हैं। इस प्रकार उत्पादन संबंधों में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करता है। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भाई उत्पादन की प्रणालियाँ बदलेंगी तो उत्पादन की शक्तियाँ बदलेंगी, और उत्पादन की शक्तियाँ बदलेंगी तो उत्पादन संबंध बदलेंगे, और जब उत्पादन संबंध बदलेंगे तो सामाजिक परिवर्तन होगा। आगे आइए देखिए तीसरा देखें वितरण की व्यवस्था, एक्सचेंज सिस्टम। तो यहाँ देखें उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक समाज में वितरण की व्यवस्था पाई जाती है। वितरण की यह व्यवस्था समाज अथवा राज्य या दोनों के नियंत्रण में होती है। अब वस्तुओं या संसाधनों को विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हर समाज में वितरण की एक व्यवस्था पाई जाती है, और ये व्यवस्था किसकी देखरेख में होती है, समाज अथवा राज्य के देखरेख में होती है या दोनों के नियंत्रण में होती है। विभिन्न समाजों में व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो प्रतियोगिता के द्वारा अपनी कुशलता के अनुसार संसाधन प्राप्त करें। अब लगभग जो भी समाज हैं उन समाजों में व्यवस्था है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता के माध्यम से वो अपने अनुसार जो संसाधन या जो भी आवश्यकताएं उसकी हैं वो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी योग्यता के आधार पर वो पूरा कर ले। परंतु बढ़ते आर्थिक प्रभाव के कारण इसी स्वतंत्रता ने प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिवादिता में वृद्धि की है। अब यहाँ पे देखें, लेकिन यही जो स्वतंत्रता है, इसी स्वतंत्रता के आधार से जो आर्थिक प्रभाव बढ़ा जो है उसी के कारण जो है अब यही स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के अंदर व्यक्तिवादिता की वृद्धि कर रही है। अधिक धन संचय को प्रोत्साहन दिया गया। अब व्यक्ति स्वतंत्र हुआ, प्रतिस्पर्धा करने लगा, संसाधनों को एकत्रित करने लगा। ऐसी स्थिति में उसके अंदर व्यक्तिवादिता बढ़ी, अत्यधिक धन संचय करने का प्रलोभन बढ़ा, प्रोत्साहन मिला लोगों को। व्यक्ति एन केन प्रकारेण अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के प्रयास में लगा है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति एन केन प्रकारेण क्या कर रहा है, अधिकाधिक
आधिकारिक हो गया है, अधिकाधिक होना चाहिए, यहाँ पे लाभ प्राप्त करने के प्रयास में लगा है। प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है कि उसके पास अधिक से अधिक आर्थिक लाभ उसको प्राप्त हो सके या अधिक से अधिक पैसा उसके पास आए, जिसे कम करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है। अब यहाँ आप देखें तो इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए सरकार क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के नियम कानून लाने का प्रयास करती है, ताकि समाज में असंतुलन की स्थिति जो है वो बनी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहारों में भी परिवर्तन होता है। जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तित व्यवहार सामाजिक परिवर्तन को अग्रसर करते हैं। चलिए आगे देखें हम चौथा, तो देखें आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का अर्थ प्रतिद्वंदिता की भावना होना, अर्थात अपना सर्वश्रेष्ठ करने के साथ साथ दूसरों से आगे निकलना या पुरस्कार पाने का प्रयास करना। अब ये प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है, तो प्रतिद्वंदिता की भावना का होना, व्यक्ति के अंदर जो प्रतिद्वंदिता की भावना होती है उसी से प्रतिस्पर्धा का अर्थ लगाया जाता है। अर्थात अपना श्रेष्ठ करने के साथ साथ व्यक्ति क्या करता है, प्रतियोगिता के माध्यम से अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करता है, साथ ही वो दूसरों से आगे निकलना चाहता है या पुरस्कार पाने का प्रयास करता है। जब यह प्रक्रिया आर्थिक कारकों से जुड़ जाती है तो हम इसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जब इस प्रकार यह जो अपना सर्वश्रेष्ठ करने के साथ साथ दूसरों से आगे निकलने या पुरस्कार पाने का जो प्रयास होता है, जब ये सब आर्थिक कारकों से जुड़ जाता है तो इसको आर्थिक प्रतिस्पर्धा हम कहते हैं। जॉनसन का कथन है कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों में तनाव और संघर्ष की दशा को उत्पन्न करने के साथ सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है। अब जॉनसन एक विचारक हैं जो ये मानते हैं कि जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है वो व्यक्ति में तनाव और संघर्ष उत्पन्न करता है और ऐसी दशा में सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्ति अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, जिससे उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ जाती है, परंतु इसका दुष्परिणाम यह है कि समाज में द्वेष और विरोध बढ़ जाता है। अतः समाज में जितनी ही अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, समाज में परिवर्तन की गति भी उतनी तीव्र होती है। अब यहाँ देखिए कि व्यक्ति क्या करता है कि भाई अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी कार्यकुशलता तो बढ़ती है, परंतु उसका एक दुष्परिणाम भी ये निकल के आता है कि समाज में द्वेष और विरोध बढ़ने लगता है। अतः जितना ही अधिक किसी समाज में द्वेष या विरोध होगा, उतना ही अधिक जितना अधिक समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी, उतना ही समाज में राग और द्वेष बढ़ता जाएगा, जिससे समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए आगे देखें, पांचवा देखें औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब यहाँ देखिए जो औद्योगिकरण है उसका समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण उत्पादन के स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण जब से हुआ तब से उत्पादन के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। और इस औद्योगिकरण का परिणाम यह हुआ कि लोगों का जीवन स्तर व्यापक स्तर पर सुधरा है। कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की मनोवृत्तियों, विचारों, व्यवहारों, रहन सहन के तौर तरीकों में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ है। अब जो लोग कारखाने में काम कर रहे हैं या जो औद्योगिकरण के यंत्रों पर जो काम कर रहे हैं जो है, उन लोगों या उन श्रमिकों की मनोवृत्तियों, विचारों, व्यवहारों, रहन सहन के तौर तरीकों आदि में बड़े स्तर पर जो परिवर्तन देखा गया। नवीन वर्गों का उदय हुआ है। तो यहाँ देखें नवीन वर्गों का उदय हुआ। धर्म, जाति, परंपराओं, प्रथाओं, परंपरागत सामाजिक मूल्यों, गृह उद्योग धंधों आदि के प्रभाव में व्यापक कमी आई है। अब देखिए जो जाति व्यवस्था थी उस तरह की जाति व्यवस्था का प्रभाव अब नहीं दिखाई देता। उसी तरह धर्म का भी प्रभाव अब उस तरह से दिखाई नहीं देता। परंपराओं और प्रथाओं का भी ह्रास हो गया है। सामाजिक मूल्य जो है वो गिरे हैं, नैतिकता का पतन हुआ है, गृह उद्योग धंधों का पतन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी हो गया, बढ़ी कर लीजिएगा, बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नैतिकता का पतन, पारिवारिक विघटन आदि उत्पन्न हुए हैं, जिससे समाज में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। अब जो भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है उसका परिणाम यह है कि समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, जैसे बेरोजगारी ले लें, भ्रष्टाचार ले लें, नैतिकता का पतन ले लें, पारिवारिक विघटन ले लें। ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के कारण भी आप देखें कि समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। अब आए देखें छठवां है श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो यहाँ देखिए जब समाज में व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि
होती है तो एक व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं हो पाता। अब देखें कि जब समाज में व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति क्या करता है कि अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को वो स्वयं पूरा करने में सक्षम नहीं होता। कहने का मतलब कि हम अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लें, ये संभव नहीं है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण को कई भागों अथवा छोटे छोटे प्रक्रियाओं में विभाजित करता है। अब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को कई छोटे छोटे भागों या प्रक्रियाओं में विभाजित कर देता है। यही कार्यों का बंटवारा श्रम विभाजन कहलाता है। और जो ये बंटवारा करता है कार्यों का, प्रक्रियाओं का, इसी बंटवारे को क्या कहा जाता है? श्रम विभाजन कहा जाता है। यह छोटी छोटी प्रक्रियाएं अलग अलग व्यक्तियों या समूहों द्वारा संपन्न किया जाता है। और ये जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती हैं, जो छोटे छोटे भाग होते हैं, उन भागों को अलग अलग लोगों या अलग अलग समूहों द्वारा पूरा किया जाता है। एक ही प्रक्रिया उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा निरंतर दोहराने से उनमें विशेषीकरण या दक्षता प्राप्त होती है। अब जब एक काम को व्यक्ति बार बार दोहराता है या समूह बार बार दोहराता है तो उस काम में उसको दक्षता प्राप्त हो जाती है, जिससे उनके उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है। तो क्या होता है कि जब बार बार उसी काम को दोहराते हैं तो करते करते वो उनकी आदत में आ जाता है, तो वो जिस काम को करते हैं उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ उत्पादन के स्तर या काम करने की जो कला होती है या काम करने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। इस प्रकार श्रम विभाजन और विशेषीकरण से समाज में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होने से समाज में उत्पादन बढ़ता है। अब जब श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता क्या होती है? बढ़ जाती है समाज में। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में संशोधन होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब उत्पादन बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में संशोधन होने लगता है, जिससे सामाजिक संबंधों में भी संशोधन होता है और समाज परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है। आइए देखें 7वां, आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक नीति में राज्य की उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध उत्पादन, आय एवं संपत्ति के वितरण तथा उपभोग, संसाधनों का प्रयोग, आयात एवं निर्यात तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए जानबूझकर किया जाता है। अब आर्थिक नीति क्या है? तो देखिए, आर्थिक नीति राज्य क्या करता है? जानबूझकर ऐसे क्रियाकलाप करता है जिसका संबंध सीधे तौर पे आप देखिए कि उत्पादन से होता है, आय एवं संपत्ति के वितरण से होता है, उपभोग से होता है, संसाधनों का प्रयोग से होता है, आयात और निर्यात पर नियंत्रण से होता है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसका मतलब कि कोई समाज, कोई राष्ट्र इन तथ्यों को नियंत्रित रखने के लिए जानबूझकर कुछ नीतियां बनाता है, कुछ योजनाएं बनाता है, उसे हम आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं। अब यहाँ देखें, नियोजन के माध्यम से आर्थिक नीतियों का निर्धारण कर समाज की सामाजिक संरचना तथा व्यक्तियों के विचारों एवं मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ देखें कि आर्थिक नीतियों को बनाकर क्या किया जाता है? समाज की संरचना और व्यक्तियों के विचारों और मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन होता है। सेंटेंस पूरा नहीं हो पाया था, आप उसको पूरा कर लीजिए। परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये नोट्स आपके लिए उपयोगी होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।